अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 की लास्ट वीडियो आप लोगों को मिली होगी जिसमें मैंने आप लोगों को फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 कवर कराया था। स्टूडेंट्स को पहली वीडियो में मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो दे दिया था, दोबारा से बता देता हूँ। मेरा नाम है सैयद उसामा जावेद और आज मैं आप लोगों के लिए दूसरा लेक्चर लेकर आया हूँ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर जो है वो मैंने जो आप लोगों के लिए बनाया था, अगर कुछ नए स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं वो जाएं तो वो वाला पहला लेक्चर भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। पहली वीडियो में मैंने बात की थी आप लोगों के लिए एंथैल्पी की और बेसिक चीजों की मैंने बात की थी। चैप्टर में जो सबसे बेसिक चीजें हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, बिल्कुल बेसिक लेवल की मैंने वहां पर बातें की थी। आज हम बिल्कुल कोर्स से रिलेटेड बातें करेंगे और आज हम लोगों का जो मेन मोटिव होगा जो चीजों को कवर करने का वो होगा सबसे पहले इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट हम करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स समझेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, साथ साथ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ेंगे और एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको मैं कुछ डेरिवेशंस कराऊंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, इसके अलावा हेज़ेस लॉ ऑफ हीट फॉर्मेशन, इसको भी हम कोशिश करेंगे कवर करेंगे इंशाल्लाह। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला टॉपिक है जो हम कवर करेंगे वो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। आपके सामने डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी है। देखिए किसी भी सिस्टम की दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि उन दो प्रॉपर्टीज में आप लोग प्रॉपर्टीज को तो जानते ही हैं, खुसूसियात के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन प्रॉपर्टीज दो अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, किस बिहाफ पर उनको टाइप्स की बुनियाद पर अलग किया जाता है, यहाँ आपके सामने मैंने लिखा है। नंबर 1 मैंने लिखा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन है द प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ मैटर। देखें मैटर की जितनी भी क्वांटिटी हो, अगर क्वांटिटी की वजह से किसी प्रॉपर्टी पर कोई फर्क पड़े, फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक एग्जांपल ये देता हूं आपको। मैं कहता हूं कि आप मुझे एक बात बताएं कि आपके पास दो पेन है, ठीक है, दो पेन लेना और दो पेन्स का वेट करें या मास का आप कैलकुलेट करें। दो पेन का जो मास होगा वो फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ भी एक वैल्यू फिक्स वैल्यू आ जाती है, 3 kg आ जाता है आपके पास। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उन दो पेन के बजाय आपने 4 पेन ले लेने, यानी क्वांटिटी बढ़ा देनी है। अब ये देखें 4 पेन का भी मास वो तो नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर 2 पेन से 4 kg था तो 4 पेन होंगे तो कुछ और हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। यानी अगर मैं क्वांटिटी मैटर की तब्दील कर रहा हूं तो उसकी प्रॉपर्टी पर फर्क पड़ रहा है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम कंसीडर करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी जो डिपेंड नहीं करती क्वांटिटी पर, फॉर एग्जांपल आपने वाटर लिया, मैं कहता हूं कि आपने एक 500 ml वाटर लिया और एक 1000 ml वाटर लिया। अब मैं कहता हूं दोनों की क्वांटिटी आपके सामने डिफरेंट है, आपके हिसाब से कोई भी प्रॉपर्टी अगर इस पे लागू होगी तो वो वेरी कर जानी चाहिए। अगर वो वेरी करती है तो फिर तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन अब मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट। आपको पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 500 ml वाटर भी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होगा, 1000 ml वाला भी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि दोनों की क्वांटिटी बढ़ाने से इस प्रॉपर्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। डजंट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर। अगर मैटर की क्वांटिटी पे कोई चीज डिपेंड नहीं कर रही तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और अगर डिपेंड कर रही है तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी। अगर मैं बात करूं मास की तो मास कैसे बढ़ेगा, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो मास पर फर्क पड़ेगा, वेट पर भी फर्क पड़ सकता है, और इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आ जाती हैं। पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं अक्सर उसमें ऐसा भी होता है लॉजिकल क्वेश्चन के कुछ आपको प्रॉपर्टीज लिख के दे दी जाती हैं और आपने उनमें से इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को अलग करना होता है। नेक्स्ट आपके पास मैंने लिखा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी की भी एग्जांपल दी है। बॉइलिंग पॉइंट अभी मैंने आपको बताया, वेपर प्रेशर आप लोग जानते हैं, वेपर प्रेशर के बारे में भी इंशाल्लाह आगे की वीडियोस में भी मैं वेपर प्रेशर का भी एक टॉपिक होगा वो चैप्टर नंबर 2 के हवाले से, तो मैं वहां पर उसको और ज्यादा
डीपली समझाऊंगा। वेपर प्रेशर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको। ये वेपर प्रेशर जो होगा वो इनसाइड द लिक्विड, यानी कोई भी लिक्विड वेपर की फॉर्म में तब्दील होते वक्त ये प्रेशर क्रिएट कर रहा होता है। तो ये प्रेशर जो होता है लिक्विड की अमाउंट जितनी भी ज्यादा हो उसके वेपर प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वांटिटी से वो डिपेंड नहीं कर रही होती, इसलिए उसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। होप आप लोगों ने इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्टूडेंट कॉपी कर लीजिए इसको। स्टूडेंट्स आप लोगों ने पिछला काम कॉपी कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों को बताता चलूं, इसको बताने से पहले मैं कुछ बेसिक टर्म्स आपके सामने बताता हूं। देखिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी मैं थर्मोडायनेमिक्स में यूज करने वाला हूं, जिसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। एक चीज होती है सिस्टम, एक होता है सराउंडिंग्स, एक होता है बाउंड्रीज। ये जो टर्म्स होती हैं इनको थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूं। सिस्टम कहते हैं जब भी हम किसी भी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं या कोई भी प्रोसेस हमारे पास चल रहा होता है, उस प्रोसेस या उस एक्सपेरिमेंट में जो भी चीज आपकी ऑब्जर्वेशन के अंडर हो, एनीथिंग इन द यूनिवर्स अंडर द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम। यानी सिस्टम वो चीज होगी जो कि आपकी ऑब्जर्वेशन में है, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो कैसे चल रही, क्या है क्या नहीं है। इस चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी भी चीज को, किसी भी प्रोसेस को, वो आपका सिस्टम कहलाएगा। सराउंडिंग कहलाती है वो चीजें जो कि आपके सिस्टम वाला पार्ट है, यानी जो चीज आप ऑब्जर्वेशन में रखे हुए हैं उसके अलावा उसके आउटसाइड जो भी चीजें होंगी वो सब आपके सिस्टम की सराउंडिंग्स कहलाएंगी, आपके सिस्टम की सराउंडिंग्स कहलाएंगी। नेक्स्ट आपके पास आता है बाउंड्रीज। आपके सिस्टम की जो लिमिट्स हैं उन लिमिट्स पर जो जो चीजें इंक्लूड कर रही होंगी वो बाउंड्री ऑफ द सिस्टम कहलाएंगी। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? तो कुछ टर्म्स में यूज करूंगा, सिस्टम, बाउंड्री, सराउंडिंग्स, को आप उसका ख्याल रखेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या चीज है? थर्म का वर्ड निकला है हीट से और डायनेमिक्स का वर्ड होता है मोशन। यानी हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? हम यहाँ पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कि किस तरह हीट की थ्रू हम मोशन को क्रिएट कर सकते हैं, मूवमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, ये चीज पढ़ते हैं। इसके ऊपर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया था हेल्महोल्ट्ज ने 1847 में। ठीक है जी। हेल्महोल्ट्ज कहते थे कि एनर्जी जो है वो ना तो क्रिएट की जा सकती है ना तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है। हाँ, उसका एक तरीका ये हो सकता है कि ना आप उसको क्रिएट करें ना आप डिस्ट्रॉय करें। तो क्या कर सकते हैं सर? उसके साथ एक चीज कर सकते हैं कि उसकी फॉर्म को तब्दील किया जा सकता है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो जाएगी आसानी। ऑर्डिनरी कंडीशंस में मैंने एक टर्म यूज करी, ऑर्डिनरी कंडीशन में। स्पेशल केसेस में बहुत सारे काम हो सकते हैं, एनर्जी को भी कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन बात यहाँ पर हो रही है ऑर्डिनरी कंडीशन की। फिजिकल चेंजेस हो या केमिकल चेंजेस हो, उसके अंदर अगर आप बात करते हैं एनर्जी को, तो एनर्जी जो है वो आसानी ना तो क्रिएट होती है ना तो डिस्ट्रॉय होती है, तो आप उसकी फॉर्म को तब्दील कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मैं आपको थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। कंसीडर करें, ये इमेजिन करें एक सिस्टम है, ठीक है जी। एक सिस्टम है जिसको आप समझ लेते हैं कि उसकी इंटरनल एनर्जी कुछ होगी, जिसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ E1। अब सवाल पैदा होता है सर इंटरनल एनर्जी क्या है? लेकिन जो भी सिस्टम अपनी मौजूदा या प्रेजेंट एनर्जी जो शो कर रहा होगा, जो उसकी अपनी एनर्जी होगी प्रोसेस शुरू होने से पहले तक, वो तमाम उसकी एनर्जी इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, ये इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की, जो कि मैंने क्या लेट की, मैंने सपोज की सिस्टम की इंटरनल एनर्जी E1 है। अब मैं क्या करता हूँ? अब मैं कहता हूँ कि थोड़ी सी मैंने उस सिस्टम को हीट एनर्जी फराहम कर दी। अब मेरा सिस्टम क्या है? कंसिडर करें मेरे पास एक सिस्टम है, पिस्टन का सिस्टम है। मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाता हूँ छोटा सा। ये एक आपके पास ऑर्डिनरी सिस्टम है, एक कंटेनर है जिस पर ये पिस्टन, जो कि फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ये फिक्स्ड है, ठीक है, और इस पर मैंने वेट अप्लाई किया हुआ जो कि इसको प्रेशर डाल रहा है, ठीक है, और अंदर जो है वो मैंने गैस के मॉलिक्यूल्स को भरा हुआ है यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ इस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि वो इंटरनल एनर्जी E1 है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस सिस्टम को Q नाम की हीट फराहम करी। Q की हीट फराहम की, Q क्या है? हीट एनर्जी जो मैं सिस्टम को दे रहा हूँ। हीट एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम इज कॉल्ड Q। सिंपल से उसको सिंबलाइज करते हैं। नेक्स्ट
अगर मैं इसको हीट एनर्जी दूंगा तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करेंगे, मूवमेंट इनकी तेज हो जाएगी, इनके दरमियान काइनेटिक मोशन तेज होगा। उसके तेज होने से ये क्या करेंगे, इसकी एनर्जी तब्दील होने लगेगी। एनर्जी तब्दील होने की वजह से जो इंटरनल एनर्जी E1 थी वो चले जाएगी E1 से E2 पर, E1 से E2 पर चले जाएगी इंटरनल एनर्जी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये काम आपके करने की वजह से पिस्टन अपनी जगह बदलेगा। फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर कर रहा हूं पिस्टन यहां था, मैंने समझ लिया कि मेरा पिस्टन यहां पर है और इस पर जो है वो 2 वेट्स रखे हुए थे, 2 वेट्स रखे हुए थे और मैंने क्या किया, इनमें से वेट हटाए तो गैस के मॉलिक्यूल्स ने पिस्टन को ऊपर पुश किया और पिस्टन ऊपर की तरफ आ गया। ऊपर की तरफ आने की वजह से यहां तक की डायरेक्शन में पिस्टन ने क्या किया, वर्क डन किया, जिसको मैं W से जाहिर करता हूं। इस वर्क डन को हम कहते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। ऐसा वर्क डन जो सिस्टम खुद करे, ठीक है, आपकी हीट एनर्जी देने से, इंटरनल एनर्जी को तब्दील करने से अगर सिस्टम वर्क डन खुद से करता है तो वर्क डन क्या कहलाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर मैं ये कहूं कि सिस्टम वर्क डन नहीं कर रहा बल्कि आप सिस्टम पर वर्क डन खुद करवा रहे हैं, यानी इस प्रोसेस को उल्टा कर दें, मैंने इस पर से वेट हटाए थे तो ये ऊपर आ गया, अब मैं इस ऊपर वाले के ऊपर और वेट रख दूंगा तो ये मजीद नीचे जाएगा। मींस सिस्टम चाहता था उसको ऊपर लाना लेकिन मैंने उसको जबरदस्ती नीचे ले गया, तो अब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। चलिए ये थोड़ा सा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कह रहा है कि एनर्जी जो है वो E1 थी पहले, इंटरनल एनर्जी हीट देने की वजह से वो E2 में कन्वर्ट हो गई, जिसकी वजह से इन्हीं दौरान में वर्क डन भी हुआ। अब इन सबको बताने का मकसद क्या था, इन सबको बताने का मकसद ये था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में सबसे मेजर हीट एनर्जी हमारे पास चीज है क्यू। हीट एनर्जी वो एनर्जी है जो कि असल एनर्जी की फॉर्म है हमारे पास। अब इसको हमने तब्दील करना है, जो कि अभी हमने स्टेटमेंट में पढ़ा था, ये ना तो क्रिएट होगी ना तो डिस्ट्रॉय होगी, तो ये किसी तरह अपनी फॉर्म बदलेगी। फॉर्म कैसे बदलेगी, एक चीज, ये हीट एनर्जी 2 हिस्सों में अपनी फॉर्म तब्दील करेगी। एक तो ये कि ये हीट एनर्जी को चेंज कर देगी, इंटरनल एनर्जी को चेंज कर देगी, सॉरी हीट एनर्जी को नहीं, इंटरनल एनर्जी को चेंज कर देगी। कैसे, अभी डायग्राम में मैंने आपको बताया था E1 थी इंटरनल एनर्जी, E2 हो गई, यानी वो तब्दील हो गई। तो इंटरनल एनर्जी को तब्दील कौन कर रहा है, यही हीट एनर्जी तब्दील कर रही है। तो ये अपनी आधी फॉर्म तब्दील कर रही है इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, और आधी फॉर्म जो है वो अपनी तब्दील कर रही है वर्क डन को कराने में, क्योंकि इनडायरेक्टली हम वर्क डन को भी एक खास तरह की एनर्जी से ही कंसीडर करते हैं और वर्क डन का यूनिट भी फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में ऐसा यूनिट यूज होता है। इंटरनल एनर्जी और वर्क डन दोनों चीजें आपको नजर आ रही है, तो उससे हमने ये साबित कर दिया कि जो हीट एनर्जी है वो अपनी फॉर्म 2 हिस्सों में तब्दील करती है, एक चेंज करती है इंटरनल एनर्जी को और एक वर्क डन कराती है सिस्टम से। ठीक है जी, ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। ठीक है जी, अब इसी से हम बहुत सारी डेरिवेशन बनाएंगे और वो डेरिवेशन हमारे पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसे हम कहेंगे एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशन पे जाने से पहले मैं आप लोगों को अभी सबसे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा, वो है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। जल्दी से आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब आपके सामने है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर वॉल्यूम वर्क का जो क्वेश्चन है वो पेपर में किस तरह से आता है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क से रिलेटेड आपके पास अक्सर ऐसा हो जाता है कि वो नॉर्मली क्वेश्चन में आपसे इसी तरह पूछते हैं कि एक्सप्लेन प्रेशर वॉल्यूम वर्क, या तो फिर आपको वो इस एक्सप्रेशन के थ्रू कहते हैं कि इस एक्सप्रेशन को बनाकर दिखाएं, प्रूफ करके दिखाएं कि वर्क डन जो है वो बराबर है P डेल्टा V के, यानी P प्रोडक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, इसके वर्क डन बराबर होता है। इसे हम कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। कैसे होता है बराबर, हम एक थोड़ी सी छोटी सी डेरिवेशन करेंगे और फिर इसको बताएंगे। देखिए भाई, आपके सामने मैंने एक डायग्राम बनाई है। इस डायग्राम में मैंने ये बताया है कि एक कंटेनर है जिसे मैंने एक हीट रिजर्वायर पर रखा हुआ है। हीट रिजर्वायर पर रखने का मकसद ये है ताकि इसको हीट एनर्जी सप्लाई
की जा सके। इसमें इस कंटेनर में काफी हद तक गैस मॉलिक्यूल्स जमा है। हमने क्या किया, हमने इसको जैसे ही हीट एनर्जी दी, इस पर एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन भी अटैच था। फ्रिक्शनलेस पिस्टन का मतलब ये है कि वो मूव कर सकता है बआसानी, उस पर कोई फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होगी। यहाँ पर मैंने 4 वेट रखे थे तो वो पिस्टन नीचे की तरफ आया हुआ था। अब आपने क्या किया, हीट एनर्जी प्रोवाइड की और उस पर से वेट कम कर दिए तो पिस्टन क्या हुआ, ऊपर की जानिब गया। ऊपर की जानिब जाने से हुआ ये कि डिस्प्लेसमेंट हो गई, छोटा सा डिस्टेंस कवर हो गया, छोटी सी लेंथ कवर हो गई, जिसको मैंने जाहिर किया है कि लेंथ में यहाँ से फर्क आया, यहाँ L1 थी और यहाँ पे L2 हो गई, जिसको मैंने चेंज इन लेंथ से DL से जाहिर कर दिया। डेल्टा L लिखे या DL लिखे बात एक ही होती है। मैंने DL इसलिए लिख दिया इन टर्म्स ऑफ हम डेरिवेटिव्स की टर्म्स में बात करते हैं तो इस वजह से हमने लिख दिया, लेकिन खैर आप लोग डेरिवेटिव के टर्म पे ज्यादा गौर ना करें, बस इतना समझ लें कि डेल्टा की जगह यहाँ पर एक स्मॉल d लगा दी है। ठीक है, आगे अब हम क्या करने लगे, अब हम कंसीडर ये करते हैं कि जब हमने ऐसा किया तो गैस मॉलिक्यूल्स ने खास प्रेशर क्रिएट किया होगा उसको ऊपर ले जाने के लिए। ठीक है जी, ये स्टूडेंट डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखें मैं लिखता हूं एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर एक्टिंग एरिया के, और मैंने क्या करा, एक को उठाकर इधर ले आया हूं तो मेरे पास एक इक्वेशन बन गई फोर्स के लिए। ऐसा मैंने क्यों किया, पहले आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब देखें आप लोग जैसे जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्क डन भी होगा, सिस्टम वर्क डन भी करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, हियर वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही बराबर इसी चीज के बराबर होता है वर्क डन। अब हम थोड़ा सा रिप्लेस कर लेते हैं चीजों को। वर्क डन हमारे पास सिंबलाइज होगा W से, फोर्स F से, लेकिन यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो आ रहा है इन द टर्म्स ऑफ dl। देखें आपको बताया ना मैंने, यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, डिस्प्लेसमेंट की जगह अपना चेंज इन लेंथ का ऑप्शन यूज करूंगा dl, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह आ जाएगा dl, सिंपल। अब देखें यहाँ पर F आया, ये जो F था इसके लिए मैंने ऊपर इक्वेशन बनाई थी। अब आप देखें, पुटिंग इक्वेशन 1, जैसे इक्वेशन 1 को आप पुट करेंगे, यानी F की जगह पर आप TA को पुट करेंगे तो आपको मिलेगा W इज इक्वल टू F, इसको मैं उस साइड पे लिख देता हूं, आप लोगों को परेशानी ना हो। पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, W बराबर हो जाएगा PADL के। ठीक है जी, अब देखिए आप लोगों को यहाँ पर एक बड़ी कॉमन सी चीज नजर आ रही होगी, वो ये नजर आ रही है कि ये जो ADL है ये क्या है। देखिए भाई, एरिया का मतलब होता है 2 डायमेंशन लेंथ, यानी 2 लेंथ्स। बहुत आसान जबान में कहें, अगर एरिया की बात करें तो उसमें 2 लेंथ्स होती हैं, क्योंकि उसका अगर आप यूनिट को देखें तो वहां पर भी क्या होता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या जाहिर कर रहा है, 2 लेंथ्स मौजूद हैं। और एक लेंथ इधर आ गई है DL। जब 3 लेंथ हो जाती हैं तो वो क्या कहलाती है, सिंगल लेंथ को हम लेंथ बोलेंगे। अगर 2 लेंथ आ जाएंगी तो उसको एरिया बोलेंगे, लेकिन अगर 3 लेंथ हो जाए तो उसे वॉल्यूम कहते हैं। जैसे कि यूनिट होता है वॉल्यूम का मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, इसी तरीके से अब मैं यहाँ पर ये कंसीडर करता हूं कि जो ADL है, सिंस ADL is equal to dV, ठीक है, तो आपके पास W किसके बराबर हो जाएगा, PdV के, और D को अगर मैं डेल्टा से जाहिर कर दूं तो W is equal to P डेल्टा V, ये आपकी डेरिवेशन डिराइव होकर आ जाती है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है सब लोगों को। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम वर्क को डिराइव किया। होप आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट काम करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है जी, कॉपी कर लीजिए। ये स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी थर्मोडायनेमिक्स का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। सबसे पहला प्रोसेस हमारे पास है आइसोबैरिक प्रोसेस। ये वो प्रोसेस है जिस पर सिस्टम में
प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है, यानी प्रेशर इस सिस्टम इस प्रोसेस में प्रेशर में कोई किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं आती, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। आप लोगों के सामने मैंने डायग्राम बनाई है, डायग्राम को मैं पहले भी इलैबोरेट कर चुका हूं, आपको समझा चुका हूं ये चीज क्या क्या चीजें बता रही है। इसी डायग्राम को मैंने इन वर्डिंग्स यहां पर डेरिवेशन के तौर पर लिखा है। मैंने लिखा है कंसीडर अ सिस्टम हुज इंटरनल एनर्जी इनिशियली इज इवन। इस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी इनिशियली है वो इवन है। अगर मैं उसमें अमाउंट ऑफ हीट Q उसे फराहम करता हूं, क्योंकि नीचे एक छोटा सा सबस्क्रिप्ट में P लिखा है, जिसकी वजह ये है कि ये काम कांस्टेंट प्रेशर पे किया जा रहा है। वो सिस्टम हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है, जिसकी वजह से सिस्टम वर्क डन करता है, जिसको मैंने W से जाहिर किया है। ये सराउंडिंग्स पर होता है ये वर्क डन। ड्यू टू हीट चेंजेस एंड वर्क डन इंटरनल एनर्जी चेंजेस टू E2। जब ये हीट एनर्जी और वर्क डन होता है तो इससे इंटरनल एनर्जी E1 से E2 पर तब्दील हो जाती है। अब आप लोग अभी आप लोगों को मैंने पढ़ाया था अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों ने पढ़ लिया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एक्सप्रेशन क्या होती है, Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W। अब क्या करेंगे, Q को मैं चेंज कर दूंगा QP से, और अगर मैं W को भी चेंज कर दूं, कैसे चेंज करूं, प्रेशर वॉल्यूम पर हम लोगों ने भी पढ़ा है, वर्क डन बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो मैं इसको तब्दील कर देता हूं, QP इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। कैसे आया, क्योंकि सिंस डेल्टा W इज इक्वल टू P डेल्टा V। पुटअप कर दिया मैंने यहाँ पर, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे। आप लोग इस सबको कॉपी कर लीजिए, इसके बाद में इसको कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा जी, ये कॉपी करने के साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आइसोबैरिक प्रोसेस का सवाल हमें किस तरह से दिया जाता है। हमें एक एक्सप्रेशन बनानी होती है, शो दैट QP इज इक्वल टू डेल्टा H। हमें ये चीज प्रूफ करनी है। इसके साथ साथ एक और चीज प्रूफ करनी होगी, वो मैं भी आपको आगे बता दूंगा, लेकिन अभी हम सबसे पहला काम इसके थ्रू ये प्रूफ करेंगे। और ये क्या कहलाता है, आइसोबैरिक प्रोसेस। कॉपी कर लीजिए। ये स्टूडेंट्स कॉपी कर लिया आप लोगों ने। आगे चलते हैं। QP बराबर था डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, और हमने इसको इक्वेशन बना दिया था। अब हम आगे चलते हैं और अब हम ये कर लेते हैं कि जो चेंजेस हैं, जैसे कि डेल्टा और यहाँ पर भी डेल्टा, इन दोनों चीजों को खोज देते हैं इसकी स्टेट में। कैसे खोलेंगे, QP इज इक्वल टू डेल्टा E का मतलब होता है E2 माइनस E1। मतलब डेल्टा का मतलब आपको पता है चेंज होता है, और चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। इसलिए मैंने E2 माइनस E1 रख दिया, प्लस P एज इट इज रहा। अब मैं एक ब्रैकेट लगा देता हूं, क्योंकि डेल्टा V को खोलूंगा, किस तरह खोलूंगा, V2 माइनस V1 फाइनल माइनस इनिशियल। अब QP बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1 प्लस, अब इस P को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 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 आ गया, P इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो P V2 हो गया, प्लस माइनस माइनस P इसके साथ आया, P V1 हो गया। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब जो V1 है उसे E1 के साथ रखिए, जो V2 है उसे E2 के साथ रख लें। तो QP इज इक्वल टू E2 माइनस प्लस PV2 माइनस, हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में अंदर आ जाएगा E1 प्लस PV1। ठीक है जी, इसके साथ QP बराबर हो जाएगा। अब देखें, यहां पर एक नई चीज आपके सामने लेकर आएंगे हम, इसको यहां पर छोड़ दें आप, और ये देखें, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं। ठीक है जी,
आपको यहां पर एक चीज जाननी होगी, हियर न्यू फंक्शन इज इंट्रोड्यूस्ड। अब वो कौन सा फंक्शन है इंट्रोड्यूस होगा, वो है इंथैल्पी का फंक्शन। इंथैल्पी क्या है, जो कि हीट चेंजेस को जानने में हमारी मदद करेगी। ठीक है जी। तो अब आप क्या करेंगे, H यानी इंथैल्पी बराबर होती है E प्लस PV के। ये मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ये फॉर्मूला इंथैल्पी का होता है। अब अगर मैं उसकी इनिशियल फाइनल स्टेट को कन्वर्ट करता हूं तो क्या होगा, इनिशियल फाइनल स्टेट आप यहां पर देख रहे होंगे मेरी इक्वेशन में E2 P1 V2 बस 1 2 का वर्ग है, बाकी जनरल टर्म यही है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है अगर मैं E2 और V2 के हिसाब से H को रखूंगा तो H2 हो जाएगा, और E1 और PV1 के हिसाब से रखूंगा तो वो H1 हो जाएगा। मतलब क्या बनेगा, मैं यहाँ पर आप लोगों को लिखकर दिखाता हूँ। तो आपके पास क्या आंसर बनेगा, QP आपके पास आ जाएगी इज इक्वल E2 प्लस PV2 की जगह आपके पास आ जाएगा H2 माइनस यहां पर आपके पास आ जाएगा H1। ये सब क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने इसको यहां पर वाजे कर दिया। अब यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल बन रहा है तो उसको चेंज से जाहिर किया जा सकता है। इसका मतलब QP इज इक्वल टू डेल्टा H। ठीक है जी, पहली चीज तो यहाँ पर प्रूव हो जाती है, QP बराबर है डेल्टा H के। नेक्स्ट चीज मैंने क्या बताई थी, जो मैं बोल रहा था कि मुझे प्रूव करनी होगी, अब मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन 3 भी कह देता हूँ। यहाँ तक भी आंसर हो सकता है अगर आपको पेपर में यही क्वेश्चन पूछा जाए, और अगर इसके अलावा पूछा जाए तो फिर आप क्या करते हैं, इक्वेशन 3 को जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी उससे कंपेयर करते हैं। Comparing equation 1 and 3, 1 और 3 को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 और 3 को कंपेयर करने से हमें मिलेगा, वहां पर QP की जगह पर हम डेल्टा H रख देते हैं। बाकी दूसरी साइड में मेरे पास क्या था, मेरे पास था डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, यही था। बस मैंने क्या किया, QP इधर भी था QP इधर भी था, उन दोनों को खत्म कर दिया, उसकी जगह डेल्टा H रख दिया, तो हमारे पास एक और एक्सप्रेशन बनकर आ गई। ये भी आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। तो आपने इन दोनों में से जो भी चीज पूछी जाएगी आपने उसको आंसर करना है। यहाँ पर हमने पहली एप्लीकेशन को कवर किया, आइसोबैरिक प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। अब नेक्स्ट होगा हमारा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सेकंड एप्लीकेशन है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस जो होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर किया जाता है। अब देखें एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो आप करेंगे वो किस तरह से होगा। मैंने क्या किया है, यहाँ पर थोड़ी सी डायग्राम में तब्दीली आई है कि पिस्टन को अपनी जगह फिक्स कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर पिछले दो केसेस में हम लोगों ने क्या किया, पिस्टन को मूवेबल रखा था, फ्रिक्शन लेस पिस्टन रखा था, लेकिन इसमें हम फिक्स्ड पिस्टन रखेंगे ताकि पिस्टन मूव ना करे और वॉल्यूम पे किसी भी तरह का कोई फर्क ना आए, ताकि वॉल्यूम कांस्टेंट रह सके। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब थोड़ा सा वर्डिंग की तरफ आते हैं। कंसीडर अ सिस्टम हैविंग इंटरनल एनर्जी इनिशियली इवन। इंटरनल एनर्जी जो होगी इनिशियली वो इवन है। अगर हम अमाउंट ऑफ हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पर Q दे देते हैं तो सिस्टम जो है उसमें जो पिस्टन लगाया गया है वो तो फिक्स्ड है, उसमें मूव नहीं करना, इसका मतलब वर्क डन नहीं होगा। लेकिन जब हीट एनर्जी फराहम की जाएगी तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस पर अप्लाई होता है। कैसे होता है, नाउ यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये याद रखिएगा कि प्रूव हमने करना है Q is equal to delta E। ठीक है, नाउ यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है Q is equal to delta E plus W। अब यहाँ पर Q जो है वो चेंज हो जाएगा QV से, डेल्टा E एज इट इज रहेगा
और W की जगह मैं रखूंगा P डेल्टा V, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले ही कि वर्क डन जो है वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क के बराबर होता है। ठीक है, चाहे तो आगे मेंशन कर लीजिएगा सेंस करके। अब यहाँ पर बात आती है चेंज इन वॉल्यूम की। स्टूडेंट्स आप लोगों को इस डायग्राम से ही मैंने समझा दिया था कि वॉल्यूम में किसी भी तरह की कोई तब्दीली नहीं आएगी। इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा V की वैल्यू क्या होगी, 0। डेल्टा V की वैल्यू अगर 0 है तो हम उसको पुट अप करते हैं, QV इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P इंटू 0। अब आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर P जो है वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। आपको पता है किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्वांटिटी 0 हो जाती है। मींस मेरे पास सिर्फ एक ही क्वांटिटी बच गई, वो है डेल्टा E। मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ, मुझे मिलेगा QV इज इक्वल टू डेल्टा E। यही चीज हमें प्रूव करनी थी और यही चीज कहलाती है हीट ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर जो एक्सप्रेशन बनकर आती है वो ये होती है। अभी हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशंस को भी कंप्लीट कर लिया। होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी और किसी भी तरह की कोई क्वेरी नहीं होगी। अगर आप लोगों की इनकेस कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा बाकी है, वो है हेज़ेस लॉ ऑफ हीट फॉर्मेशन। कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब हमारा जो ये चैप्टर है इसका लास्ट टॉपिक हमारे पास है हेज़ेस लॉ ऑफ हीट फॉर्मेशन। इस टॉपिक के बाद इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स और थ्योरेटिकल टॉपिक्स हमारे इस चैप्टर से कंप्लीट हो जाएंगे और अब फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए न्यूमेरिकल्स के लिए। अभी फिलहाल लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, हमारा लास्ट टॉपिक है हेज़ेस लॉ। हेज़ेस लॉ जो है वो जीएन हेज़ ने 1846 में दिया था। इस लॉ में हेज़ेस कहते थे कि जितनी भी हीट एनर्जी इवॉल्व हो या एब्जॉर्ब हो, यानी कोई भी रिएक्शन में जो एंथैल्पी होती है, यानी जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही हो या इवॉल्व हो रही हो, वो फिक्स होती है पर्टिकुलर मैनर में या किसी भी केमिकल प्रोसेस में इंडिपेंडेंट होती है। कैसे इंडिपेंडेंट होती है, कैसे उससे उसका ताल्लुक नहीं होता और कैसे उसका ताल्लुक होता है, किस चीज़ से उसका ताल्लुक होता है, उस हीट एनर्जी का ताल्लुक होता है इनिशियल और फाइनल स्टेज। फॉर एग्जाम्पल एक केमिकल प्रोसेस चल रहा है जो कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। उस प्रोसेस में जितनी हीट एनर्जी इनिशियली दी जाएगी और जितनी एनर्जी फाइनली आपके पास होगी, वो पूरे सर्कल में जो हीट एनर्जी होगी वो कांस्टेंट रहेगी, यानी उतनी ही रहेगी। ना तो उस रिएक्शन में या उस पूरे एट अ टाइम स्टेप्स के अंदर ना तो हीट एनर्जी खत्म होगी, ना तो मजीद हीट एनर्जी आपकी जो है वो क्रिएट होगी, ना तो उसमें डिस्ट्रॉय होगी, क्योंकि एनर्जी का रूल है, ना तो वो क्रिएट हो सकती है ना तो वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। इस लॉ ने सबसे ज़्यादा हमारी मदद कहाँ की? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 3-4 एक साथ ऑब्जर्व केमिकल इक्वेशन दी जाए और प्रोसेस लगाई दी जाए, जिसमें क्या हो, शुरू के पहले दूसरे तीसरे चौथे स्टेप्स के अंदर आपको हीट एनर्जीज गिवन की जाए, लेकिन कोई ऐसी इक्वेशन मौजूद हो जिसमें हीट एनर्जी अननोन हो। अगर हीट एनर्जी अननोन होगी तो वो अननोन हीट एनर्जी भी हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये बात हेज़ेस ने बता दी कि सब कुछ पर्टिकुलर मैनर में चल रहा होता है और इनिशियल का ताल्लुक फाइनल वाली से होता है। इसलिए बीच की जितनी भी इक्वेशन है हम बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। यही वजह है कि हेज़ेस लॉ को बहुत ज़्यादा पजीराई मिली थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, और इससे रिलेट करते हुए हम न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल जो है वो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड भी है और न्यूमेरिकल जो है वो हेज़ेस लॉ से रिलेटेड भी है इस चैप्टर के। कराची बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ये। हेज़ेस लॉ का एक न्यूमेरिकल आपको आपके पेपर में लाजमी मिलेगा। थर्मोडायनेमिक्स का न्यूमेरिकल कभी आ जाता है कभी नहीं आता, लेकिन आपको सीखना चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगा आप लोगों के लिए वो न्यूमेरिकल्स पर बेस्ड करती होगी, जिसमें आप लोग न्यूमेरिकल्स को भी अच्छे से समझ पाएंगे।